हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वियना कांग्रेस को कंटिन्यू कर रहे थे। तो वियना कांग्रेस में हम लोग मैटरनिक को देखे थे, वो हमारा चौथा लेक्चर था। और इस लेक्चर में हम लोग मैटरनिक के सिविल और फॉरेन पॉलिसी यानी कि गृह नीति उसका क्या था, उसका विदेश नीति क्या था, और मैटरनिक का पतन कैसे हो गया, उसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैटरनिक का गृह नीति देखते हैं, यानी कि उसका सिविल पॉलिसी क्या था। तो मैटरनिक का गृह नीति का सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य यह था कि क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार को रोकते हुए राज्य की साम्राज्यवादी स्थिति को बनाए रखना था। यानी कि जैसे जैसे जो भी प्रीवियस कंडीशंस में रिवॉल्यूशंस हुए, तो उसमें जो क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए, जो नेशनलिज्म का फीलिंग उत्पन्न हुआ, जो कि यूरोप में फैल रहा था, तो उसको मैटरनिक को रोकना, उस विचार को रोकना मैटरनिक का सबसे पहला उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य था। और अपने इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बनाए रखना उसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया की विभिन्न जातियों के मध्य एकता और राष्ट्रीयता को रोकने का हर संभव प्रयास किया। तो पिछले लेक्चर में देखे थे कि वहां पे बहुत सारी जातियां थी, सब पे नियंत्रण करना क्या था, एक तरह से मुश्किल था। तो ये मैटरनिक क्या चाहता था कि कोई भी जाति एकत्रित नहीं हो। जब लोग एक होने लगेंगे तो कोई भी शासन के खिलाफ जाने लगेंगे। तो इसलिए मैटरनिक हर संभव प्रयास किया कि वे लोग एक नहीं हो, उनके अंदर जो है नेशनलिज्म का फीलिंग नहीं आए। सैनिकों व अधिकारियों की नियुक्ति में भी उनकी जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था। इतना ज़्यादा दिमागी था वो, जो सोल्जर्स या जो भी ऑफिशियल्स होता था, उनका अपॉइंटमेंट जो होता था उसमें भी ध्यान रखता था कि जाति का, कि कहीं एक ही जाति के लोग ना अपॉइंट हो जाए, नहीं तो एक हो जाएंगे, सब अलग अलग जाति के हो तो भी उनको मतलब पूरा एक तरह से उन पर कंट्रोल रखता था कि वे लोग, एकता उनके अंदर नहीं आना चाहिए, नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जिससे जातीय संतुलन को साधते हुए सैनिकों में स्थानीय व राष्ट्रीय भावना के प्रसार को रोका जा सके। यही उसका मकसद था कि नेशनलिज्म आए ही नहीं। मैटरनिक व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य यथा स्थिति को बनाए रखना था, जिसमें राज्य व शासक सर्वोपरि समझा जाए। यानी कि मैटरनिक उस सिस्टम को चलाना चाहता था जिसमें जो है रूलर यानी कि शासक और स्टेट, इसको सबसे ऊपर रखा जाए। यानी कि जो रूलर है वो सबसे बड़ा हो, जो बोले वही हो, ठीक है। और जो उसका स्टेट है यानी कि उसके अंदर पूरा उसका एक तरह से पूरा पकड़ हो उस पर, ठीक है। मैटरनिक ने यह भी ध्यान रखा कि कुलीन व सामंतवादी वर्ग प्रभावशाली बना रहे और किसानों व श्रमिकों की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो मैटरनिक खुद कुलीन वर्ग का था, तो वो चाहता था कि कुलीन जो या सामंतवाद जो है, जो सामंतवादी वर्ग है, उनका प्रभाव बना रहे। वो नहीं चाहता था कि किसान या श्रमिक वर्ग वो एक तरह से प्रोग्रेस करे, वो चाहता था कि जैसे हैं वैसे ही रहे। उसने सामाजिक संस्थाओं का मध्यकालीन स्वरूप पूर्ववर्त बनाए रखा, ठीक है। तो जो पहले चलते आ रहा था ट्रेडिशनल सिस्टम, तो सोसाइटी में उसने क्या किया, वही ट्रेडिशनल सिस्टम को बनाए रखा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में दंड व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी तथा पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था को शासन का आधार बनाया गया। तो ये जो पुराना स्टाइल था रूलिंग का, तो इसको अब क्या था, अब लोग बदलाव चाहते थे। तो लोगों को बदलाव नहीं आए लोगों के अंदर, इसके लिए लोगों में वो फूट रखता था, नेशनलिज्म का भावना नहीं उत्पन्न होने देता था। और दूसरा जो है दंड व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। जो लोग भी थोड़ा सा भी उस टाइप का सेंटिमेंट लाते थे उनको काफ़ी ज़्यादा पनिश करा जाता था। पुलिस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, स्पाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, इन सब को रोकने के लिए। इस कठोर शासन व्यवस्था के कारण ऑस्ट्रिया का नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर यूरोप के अन्य राज्यों की अपेक्षा निम्न स्तर पर पहुंच गए। तो यूरोप में बाकी सब कंट्रीज थे, तो वहां का स्थिति थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था, क्योंकि वहां पे इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा था नेशनलिज्म के फीलिंग को रोकने के लिए। अब जब नेशनलिज्म का फीलिंग ही नहीं आएगा तो व्यवस्था जो है पहले की तरह ही रहेगा। वहाँ के लोगों का राजनीतिक स्थिति वहीं रहेगा, यानी कि उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। सामाजिक स्थिति भी वहीं होगा, आर्थिक स्थिति भी वहीं होगा, यानी कि टैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देना, समाज में बिल्कुल भी एकता नहीं होगा। नैतिक यानी कि मोरल कैरेक्टर वगैरह, जो भी मोरल स्थिति था उन लोगों का, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो वो सब इस व्यवस्था को क्या किया, वो बनाए रखा। लेकिन मैटरनिक को
इस दुष्परिणाम की कोई चिंता न थी, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य ऑस्ट्रिया में राजतंत्र, सामंतवाद व निरंकुशता को बढ़ावा देना तथा उदारवाद व राष्ट्रीयता के प्रसार को रोकना था। तो अब इन सारे जो पुराने कंडीशंस थे, तो इसके कारण बाकी यूरोपीय देशों में धीरे धीरे सुधार आ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया का हालत बहुत खराब हो गया था। वहाँ का स्तर जो है काफ़ी नीचे चला गया था इन सब मामलों में। पॉलिटिकल अगर देखा जाए, राइट, सामाजिक, आर्थिक, ये सब देखा जाए वहाँ का कंडीशन तो काफ़ी निम्न हो गया था वहाँ के लोगों का। लेकिन मैटरनिख को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि वहाँ पे फ्यूडलिज्म बरकरार रहे, वहाँ पे जो है मोनार्की चलता रहे, वहाँ पे निरंकुशता रहे, ठीक है, डेस्पोटिक जो पावर होता है वो रहे। वो उदारवाद और राष्ट्रीयता को क्या करना चाहता था, पूरी तरह से रोकना चाहता था। ये उसका सिविल पॉलिसी था, गृह नीति था एक तरह से। अब विदेश नीति देखते हैं, तो वह जो मैटरनिख था वो 19th सेंचुरी का विख्यात कूटनीतिज्ञ था। सबसे बड़ा एक तरह से पॉलिटिशियन बोल सकते हो, डिप्लोमेट बोल सकते हो, ब्यूरोक्रेट बोल सकते हो। बहुत खतरनाक आदमी था, उसका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा चलता था पॉलिटिक्स में। उसने ऑस्ट्रिया तथा उसके पड़ोसी राज्यों में निरंकुशता और प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थन किया। तो ऑस्ट्रिया में या उसके अगल बगल में जो भी स्टेट थे जो अभी भी डेस्पोटिज्म को बनाए रखना चाहते थे, जो प्रतिक्रियावादी नीति को समर्थन करते थे, उन सबको क्या किया, वो एक तरह से सहयोग किया। अपनी इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए उसने वियना सम्मेलन में प्रतिक्रियात्मक निर्णयों की भूमिका को सर्वोपरि स्थान दिया। यानी कि वैसे डिसीजंस जिनको, जो कि क्या करता था, रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांतिकारी विचारों को रोकता था, वैसे डिसीजंस को ये सबसे ज़्यादा एक तरह से अहमियत दिया। किसने? मैटरनिख ने। मैटरनिख के विचार में राजा जो है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था, न कि अपनी प्रजा के प्रति। ये वही वाला पॉलिसी को अपना रहा था कि राजा जो है वही भगवान है, वो भगवान के लिए एक तरह से भगवान का अवतार है। ये उस वाले पॉलिसी पे चलना चाह रहा था। उसने प्राचीन राजवंशों और चर्च के वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया। वो क्या किया, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो, फ्रांस में क्या किया, बर्बन डायनेस्टी को फिर से ला दिया। चर्च के वर्चस्व को, यूरोप में जैसे पहले चर्च का वर्चस्व था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद थोड़ा सा चर्च का वर्चस्व कम हो गया था, तो ये चाहता था कि बाकी जगह पे या फ्रांस में उसको पुनर्स्थापित किया जाए। उसने अपनी विदेश नीति को वैधानिक रूप देने व अपने प्रभुत्व की स्थापना हेतु नेपोलियन के पतन के पश्चात उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए सितंबर 1814 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आमंत्रित किए। तो उसका जो पॉलिसी था उसको एक तरह से अप्लाई करने के लिए और चारों तरफ जो है अपना एक तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए अगल बगल के स्टेट्स को या पूरे ऑस्ट्रिया को ही। तो जैसे नेपोलियन का डाउनफॉल होता है, मैटरनिख के दिमाग में ये उत्पन्न होता है कि नहीं, एक तरह से मीटिंग बुलाया जाए वियना में, ऑस्ट्रिया का जो राजधानी है, और वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया जाए और उस सम्मेलन में इसके विरुद्ध एक कठोर निर्णय लिया जाए। हम लोग एक हो जाएंगे तो कुछ भी प्रसार को रोक सकते हैं, ऐसा उसका मानना था। सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर विचार करना था वो सब क्या था, जिस पॉइंट पे डिस्कशन करना था वो सब मैटरनिख के दिमाग का सूझ था। पूरा उसी का गेम चल रहा था वियना कांग्रेस में। उसने नेपोलियन के समय के यूरोप के नक्शे को इस प्रकार बदल दिया कि जिससे ऑस्ट्रिया की सीमा की वृद्धि हुई एवं अपदस्थ राजाओं को पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो आप तो पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि वो उसके जो भी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ऑस्ट्रिया को हुआ था। और फ्रांस में क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसने क्या किया, अपदस्थ राजाओं यानी कि जो राजा को हटा दिया गया था उसको उसने पुनर्स्थापित कर दिया उनके जगह पे। मैटरनिख की अध्यक्षता में वियना सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि यूरोप में अराजकता दूर कर शांति स्थापना करना माना जा सकता है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, मैटरनिख का जो भी पॉलिसी है वो सब तो गड़बड़ है, लेकिन एक काम वो किया कि यूरोप में कुछ समय के लिए, जो भी समय था, जो भी पीरियड था, उतने दिनों के लिए कम से कम वो एक तरह से शांति को बनाए रखा या बनाने में एक तरह से मदद किया ये वियना कांग्रेस के थ्रू। ये एक अच्छा काम किया वो। मैटरनिख की कूटनीति का महत्वपूर्ण अंग मित्र राष्ट्रों की संयुक्त व्यवस्था है, यानी कि एक और महत्वपूर्ण अंग उसका देखा जाए तो जो मित्र राष्ट्र बने, यानी कि एक तरह से स्टेट्स में अपने अंदर इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गया कि हाँ, अगर कोई मुसीबत आता है तो उसको सब लोग मिल करके टैकल करें। तो इस टाइप का भावना मैटरनिख की कूटनीति का ही देन था। यह व्यवस्था वियना निर्णयों को अस्थायित्व प्रदान करने का माध्यम था, जिससे सभी राष्ट्र मिलकर युद्ध से उत्पन्न भीषण समस्याओं को सुलझाने तथा
यूरोपीय राष्ट्रों में शांति स्थापित करने में सफल हो सके। वही बात है कि क्या हुआ, अगर कोई परेशानी हो रहा है तो सब लोग मिल करके काम करते हैं। यूरोपीय राष्ट्र में एक तरह से शांति स्थापित होता है। इससे सब लोग जब जो भी अलग अलग जो भी विरोध कर रहे हैं उस क्रांति के प्रसार को, फ्रांसीसी क्रांति को या अन्य जो भी पहले क्रांति हुआ उसके प्रसार को रोकना चाहते थे, तो बाकी सारे स्टेट्स मिल गए। तो इस तरह से एक तरह से शांति भी इस्टेब्लिश हो गया और जो भी प्रसार हो रहा था वो क्रांतिकारी विचारों का, उसका भी रोक दिया उन लोगों ने। यूरोप के राष्ट्रों को इस मंडल द्वारा एक सूत्र में बांधकर मेटरनिक ने यूरोप की सभी राजनीतिक संस्थाओं पर अपना प्रभाव स्थापित किया। तो एक तरह से जब सब पे एक तरह से सबको एक साथ कर लिया तो उसमें इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा किसका था, तो मेटरनिक का ही था। यह उसकी कूटनीति की देन थी कि वियना सम्मेलन के निर्णय कुछ समय तक यूरोप में टिक पाए। तो वियना सम्मेलन में जैसे जैसे निर्णय लेने थे या लिए गए थे वो टिकने वाले नहीं थे, लेकिन वो तो मेटरनिक का डिप्लोमेसी था, दिमाग था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए टिक गया वहाँ पे व्यवस्था जो है वे। अब जो है इतना खतरनाक आदमी, इतना खतरनाक दिमाग वाला आदमी का पतन कैसे होता है? तो जिस कूटनीति के जाल को मेटरनिक ने पूरे यूरोप में फैलाया था वह ज़्यादा समय तक टिकने वाला तो था नहीं, सीमित समय तक ही प्रभावशाली रहा। उसकी असफलता अथवा वियना व्यवस्था के पतन का कारण यह था कि उसने इतिहास की प्रगतिशील धारा को रोकने का प्रयास किया। तो जो हिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, तो पूरा जो है प्रगतिशीलता आ रही थी। एक तरह से सब लोगों के सोच में एक तरह से चेंज आ रहा था, लोगों के अंदर एक तरह से नेशनलिज्म का फीलिंग आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था। किसके कारण, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वो जो धारा बन रहा था, लोगों का मेंटलिटी चेंज हो रहा था, उसको उसने रोकने का प्रयास किया। लेकिन वो तो एक ईरा था। वस्तुतः इस धारा को रोकना व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं था, क्योंकि यह युग की धारा थी। ये जो फ्लो चल रहा था, लोगों में एक तरह से विकास हो रहा था, उसको एक किसी खास आदमी, सिर्फ एक आदमी के लिए रोकना संभव नहीं था। और यह युग का धारा था, यानी कि एक तरह से युग में परिवर्तन हो रहा था, ईरा ही चेंज हो रहा था पूरा। अब जब ईरा बदलेगा, युग बदलेगा, तो एक आदमी कोई उसको रोक ही नहीं सकता है। प्रगतिशीलता की यह धारा पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति से होते हुए यूरोप में तीव्र गति से बह रही थी। तो ये जो डेवलपमेंट का एक तरह से, ये जो लोगों के सोच में, ये जो युग में परिवर्तन हो रहा था, तो उसका फाउंडेशन उस टाइम से नहीं, काफ़ी पहले से चला आ रहा था। तो आप पुनर्जागरण में भी पढ़े होइएगा, लोगों में मानसिक बौद्धिक विचार काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगा। प्रबोधन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इस सब के विचार को, इस सब के व्यवहार को रोकना एक तरह से नामुमकिन था। लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए तो मेटरनिक रोका था, लेकिन ये हमेशा के लिए रोकने में सफल हो ही नहीं सकता था। तो क्या हुआ, फलतः मानवतावाद, नागरिक अधिकार, जनतंत्र, राष्ट्रवाद जैसे विचार मेटरनिक के समय भी उठते रहे। तो मेटरनिक तो दबाना चाह रहा था इन सबको, मानवतावाद को, ह्यूमैनिटी को, यानी कि नागरिक अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को, जनतंत्र को, रिपब्लिक को, मतलब नेशनलिज्म के फीलिंग को, लेकिन ज़्यादा समय तक वो रोक नहीं पाए इन सबको मतलब एक तरह से जीवित करने का। वहाँ पे भी, ऑस्ट्रिया में भी, या जहाँ जहाँ मेटरनिक इन सबको दबाना चाह रहा था, समय समय पे वहाँ भी आवाज़ उठते रहा। अब कितना समय तक मेटरनिक दबाता? तो 1848 में मजदूरों व विद्यार्थियों के जुलूस ने राजप्रसाद और मेटरनिक के भवन को घेर लिया, यानी कि जो राजा का भवन रहा होगा और मेटरनिक का जो भवन रहा होगा, सबको क्या कर लिया, स्टूडेंट्स ने, मजदूर ने उसको घेर लिया। सेना द्वारा क्या कर दिया गया, गलती कर दिया गया, जुलूस पर गोलियां चलाई गई। अब जब भीड़ अनकंट्रोल हुआ तो उस पर गोली चला दिया, पर भीड़ और ज्यादा उग्र हो गया। इससे क्या हुआ, लोगों में और ज्यादा गुस्सा फूटा। अंततः मेटरनिक समझ गया कि उसकी सत्ता का अब अंत हो गया है या अंत आ गया है। वह वेश बदलकर महलों से निकलकर इंग्लैंड भाग गया, जहां पे 1859 ईस्वी में उसका निधन हो जाता है। तो यह जो घटना हुआ, ये मेटरनिक का जो पतन हुआ, ये एक व्यक्ति का पतन नहीं था, लेकिन मेटरनिक जो पूरा सिस्टम चला रहा था ना, जो पूरा व्यवस्था, जिसमें वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि पहले वाला सिस्टम था, जिसमें प्रिविलेज्ड वर्ग के पास सबसे ज़्यादा पावर था, लोगों का कोई अधिकार नहीं था, लोगों का शोषण होता था। तो ये जो व्यवस्था मेटरनिक चला रहा था, ये पूरे व्यवस्था का ही एक तरह से पतन हो गया।
तो जिस प्रकार 1789 में बास्टील के पतन ने फ्रांस के काया को पलट करके रख दिया, उसी प्रकार 1848 में ये जो क्रांति हुआ था, जन क्रांति, ने ऑस्ट्रिया के तानाशाही शासन को धराशायी कर दिया और एक नवीन युग को आमंत्रित किया। और इसी प्रकार जो है मैटरनी का धीरे धीरे क्या होता है, पतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का वियना कांग्रेस और मैटरनी का युग खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।